गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टर हम लोग देख भी लिए थे। इसके अलावा थोड़ा बहुत बचा हुआ तो उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हम लोग जो देखे थे पिछले क्लास में गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर जो था उसको देख लिए थे। साथ में वहां तक आए थे कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। इतना हम लोग देखे थे। उसके बाद भी थोड़ा देख लिए थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने राजधर्म बनाया था। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। इसको अंडरलाइन करवाए थे, है ना। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए गुप्त सम्राट का यानी गुप्त वंश का राज्य चिन्ह क्या था? गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था गरुड़। और ये जो गरुड़ है विष्णु का वाहन होता है ना। भगवान विष्णु के वाहन कौन होते हैं? गरुड़। और यही गरुड़ गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था, है ना। यहाँ तक देखे थे गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर दशावतार मंदिर, यह बेतवा नदी के तट पर स्थित था। इतना ये भी देख लिए थे। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही। अजंता में निर्मित कुल कितने गुफाएं थे? 29 गुफाएं थे, जो वर्तमान समय में केवल और केवल कितने हैं शेष रह गए हैं? 6 ही शेष रह गए। अजंता में निर्मित कुल मिला के 29 गुफाएं थी। उस 29 गुफाओं में से केवल और केवल कितने शेष बचे हैं? 6 ही शेष बचे हैं। उनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्त कालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। तो ये यहाँ पर बढ़िया सवाल बनेगा कि अजंता में निर्मित कुल कितने गुफाओं का गुफाएं थे निर्माण किया गया था? 29। और इस 29 गुफाओं में से केवल और केवल 6 ही गुफा वर्तमान में है, शेष बचे हैं, है ना। कितने बचे हैं? 6 ही बचे हैं। और उस 6 में से भी गुफा संख्या 16 और 17 नंबर, है ना। गुफा संख्या 16 और 17 नंबर गुप्त कालीन साम्राज्य की से संबंधित है ना। गुप्त कालीन से संबंधित है। गुफा आपसे अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा अजंता की निर्मित 29 गुफाओं में से कौन सा गुफा संख्या गुप्त कालीन से संबंधित, गुप्त काल से संबंधित था, तो हम लोग आंसर करेंगे गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। और इस गुफा संख्या 16 में 16 और 17 जो गुप्त काल से संबंधित था, उसमें भी गुफा संख्या 16 उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा अजंता की किस गुफा संख्या में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय था, तो गुफा संख्या वो था 16। आपसे अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि बताइए अजंता की कौन सी गुफा संख्या जो गुप्त काल से संबंधित था, गुप्त वंश से संबंधित था, तो गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। अजंता में कुल कितने निर्मित करवाए गए थे गुफाओं की संख्या? 29, जिसमें शेष कितने बचे हैं वर्तमान में? 6। और इसी 6 में से गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 वर्तमान में किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है ना। और उसी 16 और 17 में से एक गुफा है जो गुफा संख्या 16 है, उसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अभी उसी अजंता की जो गुफाएं निर्माण किया गया था, अजंता में निर्मित कुल मिला के 29 गुफा, 16 नंबर गुफा में हम लोग देखे थे, 16 नंबर गुफा में था मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अंकित था। और उसी तरह से गुफा संख्या 17 में क्या बनाए गए थे? गुफा संख्या 17 के चित्र चित्रशाला कहा गया। गुफा संख्या 17 का जो चित्र बनाया गया था उसको क्या कहा गया था? चित्रशाला कहा गया था। इस चित्रशाला में गौतम बुद्ध का जन्म, जीवन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए। क्लियर है? अगर यहां से आप लोगों के लिए प्रश्न बनेगा तो इस तरह से प्रश्न बनेगा कि अजंता की कौन सी गुफा संख्या में गौतम बुद्ध का जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण का चित्र अंकित है, तब हम लोग आंसर करेंगे कौन सा? गुफा संख्या 17, है ना। गुफा संख्या 17 के अंदर में गौतम बुद्ध के जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र अंकित है। क्लियर है इतना?
आगे बात करें, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म, बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा से। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा, बताइए कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बटा था, हीनयान और महायान? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में छापिए। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान? उसी तरह से इसमें है कि अजंता की जो गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से तो संबंधित है ही, उसमें किस शाखा से, महायान या हीनयान? तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, महायान शाखा से संबंधित है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है कि गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो है उस गुफा का नाम है बाघ की गुफा, है ना। गुप्त कालीन यानी गुप्त काल में जो निर्मित किए गए थे अन्य गुफाएं, उस गुफा का नाम था बाघ की गुफा। और यह बाघ की गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश के जिला धार में। जिला धार है, राज्य का नाम है मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। किस पर्वत को काटकर बनाई गई थी? विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से किस गुप्त शासक के समय में कालिदास थे? तब हम लोग आंसर करेंगे संद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है? चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि जिसका नाम है कालिदास, वो संबंधित है। चंद्रगुप्त, नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेद धन्वंतरी थे। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख जो आयुर्वेदाचार्य थे उसका क्या नाम है? धन्वंतरी। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, धन्वंतरी को। आपको यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किस गुप्त शासक के शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा, अगर इस दुनिया में किसी भी कोई भी पुस्तक को छापा गया तो वो प्रथम पुस्तक था बाइबिल। इस दुनिया में पहला पुस्तक जिसको छापा गया था, जिसका प्रिंटिंग किया गया था, उस पुस्तक का क्या नाम है? बाइबिल। और उस बाइबिल के बाद अगर सबसे कोई प्रचलित पुस्तक है तो यही संस्कृत भाषा का कालिदास के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में विष्णु द्वारा लिखित पंचतंत्र, और उस पुस्तक का क्या नाम है? पंचतंत्र, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यहाँ पे दो प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न बनेगा, दुनिया में पहला पुस्तक जिसका कि जो छापा गया था, जिसके प्रिंटिंग किया गया था, वो पुस्तक है बाइबिल। और दूसरा पुस्तक, ये तो प्रसिद्ध हुआ ही, बाइबिल पुस्तक प्रसिद्ध हुआ ही, दूसरा पुस्तक जिसका कि छपाई हुआ था और जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था वो संस्कृत भाषा का पुस्तक था, और उस पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। और इसी पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा किस गुप्त वंश के शासक के शासन काल में थे? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 5। पंचतंत्र, पंच मतलब 5, तंत्र मतलब उसको अलग अलग तंत्र हो गया। तो पहला जो आता है मित्र भेद, मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रनाश, और पांचवा है अपरीक्षा करित्व, है ना। इस तरह से ये 5 भागों में इसको बांटा गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये हम लोग पढ़े हैं। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इसी आर्यभट्ट ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था, एक है आर्यभट्टियम, दूसरा था सूर्य सिद्धांत।
दो पुस्तक इनका फेमस है, एक है आर्यभट्टियम, दूसरा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। और ये ग्रंथ को किसने लिखा था? आर्यभट्ट। और ऐसा माना जाता है ये जो शून्य है ना, शून्य का भी खोज किसने किया? इसी आर्यभट्ट ने, है ना। आर्यभट्ट ने ही शून्य का खोज किया है। इसी आर्यभट्ट ने सबसे पहली बार बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान में से थे वराहमिहिर थे, धन्वंतरी थे, ब्रह्मगुप्त थे। ये सभी जो विद्वान थे गुप्त वंश के किस शासक के शासन काल में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में रहते थे। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना, पुराण जो है ये प्राचीन काल में ही इसकी रचना हुई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, है ना, 18 पुराण। और इस पुराण की रचना उसी समय हुई थी, प्राचीन काल में। लेकिन अगर इस समय देखा जाए, चंद्रगुप्त द्वितीय जिस समय मगध की साम्राज्य की शुरुआत हुई उस समय की बात अगर करेगा तो पुराणों की वर्तमान रूप में जो रचना हुई वो किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। इसको अंडरलाइन कीजिए। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। अंडरलाइन कीजिए। अगले पॉइंट की बात करें तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपका कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलाए जाते थे उसको क्या कहा जाता था? रूपका। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपका कहा जाता था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में भी। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। अगले पॉइंट की बात करें, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। भारत में जो मंदिर बनाने की परंपरा शुरुआत हुई, यानी मंदिर बनाने की कला का जो जन्म हुआ वो किस काल से हुआ? गुप्त काल से ही हुआ। और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। कितना बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर बनेगा। भारत में मंदिर बनाने की कला का जन्म, यह कला की परंपरा किस वंश के समय से शुरू हुआ? तो हम लोग करेंगे गुप्त वंश, यानी गुप्त काल के समय से ही भारत में मंदिर निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय से ये परंपरा शुरू हुआ, मंदिर का निर्माण कराया जाए। और त्रिमूर्ति अवधारणा का विकास भी गुप्त काल से ही हुआ। त्रिमूर्ति अवधारणा। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गढ़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों का सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। हम लोग इसमें पीछे पढ़े थे, जब गुप्त काल को हम लोग यानी गुप्त वंश को जब शुरू कर रहे थे तो गुप्त वंश के जानकारी के मुख्य रूप से 2 स्रोत को पढ़े थे। एक था पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत के अंदर में कई स्तंभ लेख, कई अभिलेख, कई शिलालेख को देखे थे। और वहीं पर अगर बात कर लिया जाए साहित्यिक स्रोत में तो कई ग्रंथ देखे थे, जिसमें से कि अलग अलग नाटक भी आए थे, कई कहानियां भी थी, कई पुस्तकें भी थी। उसको भी हम लोग शुरू में ही देख लिए थे फर्स्ट क्लास में, जब गुप्त काल को हम लोग शुरू किए थे ना। तो उसको भी वही चीज यहाँ पर वर्णित किया गया। गुप्त काल में लौकिक साहित्य का सर्जना के लिए स्मरणीय भारत में 13 नाटक इसी काल में है। भारत का में जो 13 नाटक की चर्चा की गई थी इसी काल की। शूद्रक का लिखा नाटक ये पढ़े थे। शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम, है ना, या माटी का खिलौना गढ़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या की प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम
कालिदास की कृति ये भी पढ़े थे, कई पुस्तक देखे थे कालिदास का, पुस्तक भी देखे थे और कई नाटक भी देखे थे। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा इसी में था। प्रथम भारतीय रचना है जिसका कि अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। बढ़िया सवाल बनेगा यहाँ पर कि भारत के अंदर में प्रथम ग्रंथ या प्रथम नाटक या प्रथम रचना जिसकी रचना यूरोपीय भाषाओं में हुआ तो वो कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ तो वो कौन से ग्रंथ या कौन सा नाटक था? तो वो है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास। ये भारत की रचना है, लेकिन प्रथम ये रचना है जिसका कि अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था वो कौन सी रचना है? तो हम लोग आंसर करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। और उसके बाद अगर आगे देखते हैं, ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता। इसी तरह की दूसरी रचना जो है वो क्या है? भगवत गीता है। अगले पॉइंट की बात करें, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है किसको? गुप्त काल को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे सांस्कृतिक उपलब्धि हम लोगों को मिला है ना, भारत के लोगों को मिला, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल। किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को। अगर भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल गुप्त काल को कहते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल रहा होगा, तभी तो इसको प्रथम स्वर्ण काल कहते हैं। प्रथम स्वर्ण काल अगर गुप्त काल को कहते हैं तो दूसरा स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? ये भी प्रश्न बनता है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को, जबकि भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल काल को। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। और भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल गुप्त काल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय गुप्त काल में ही सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ज्यादा आगे बढ़ा था, इसलिए भारतीय इतिहास को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से, प्रथम स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारत में मंदिर बनाने की प्रक्रिया, मंदिर बनाने की परंपरा भी शुरू हुआ किस समय? गुप्त वंश में, है ना। तो इतना, ये इस तरह से गुप्त वंश पूरे डिटेल के साथ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगले क्लास में फिर अगला चीज देखेंगे, पुष्य भूति वंश आएगा, वर्धन वंश आएगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा।